Hello 12th class students, welcome to our mathematics class students. Today we are going to revise our chapter 3, that is matrices. In chapter 3 we have discussed about matrices. Matrices हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो अरेंज करते हैं एंड वो एलिमेंट्स आपके किस तरीके से होंगे। जैसे अगर हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं तो 12 के हम किस तरीके से फैक्टर्स कर सकते हैं। 12 में भी 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से 2 पेयर्स में की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कोई भी मैट्रिक्स हम बना 12 एलिमेंट्स की कंटेन करने वाली कोई भी हम मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3 कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रोज, और जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम और जनरली हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स, और अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उसको दिखाते हैं स्मॉल बाय यूजिंग स्मॉल एलिमेंट्स। अब कंस्ट्रक्शन में अगर हम जनरल मैट्रिक्स, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका आपका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे, यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट m क्रॉस n। इसका मतलब क्या हुआ कि a का हर एलिमेंट ए आई जे टाइप का होगा। यहाँ पे आई उसकी पोजीशन, आई जे उसकी पोजीशन बता रही है, आई उसकी आईएथ रो है, जे उसकी जेएथ कॉलम है। ये हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे। अब उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। आई जो है वो नंबर ऑफ रो वो कहाँ से कहाँ तक चेंज होंगी, 1 2 3 अप टू सॉन अप टू m। सिमिलरली जो नंबर ऑफ कॉलम्स जे हैं वो कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 से लेके n तक आपके चेंज होंगे। तो इस तरीके से जब हम सभी वैल्यूज़ m और n की यहाँ पे i j के लिए दे देंगे तो हमारे पास a11, a12, a13, a21, a22 सभी एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे उनकी वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं, और इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स जो है इस तरीके से दिखा सकते हैं। सपोज हमने मैट्रिक्स दिखाई 2 1 3 4, तो इसके अंदर आप ध्यान दीजिए कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 2 रोज एंड 2 कॉलम है। तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2, एलिमेंट्स आपके बने 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो इसका मतलब जो भी आपका m क्रॉस n ऑर्डर होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स कितने होते हैं, mn। ओके, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किए। तो हम साथ साथ जो हैं इन्हीं मैट्रिसेस के ऊपर जो आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। असाइनमेंट हमने दे रखा है आपको। फ्रॉम द 11th क्वेश्चन वी आर हैविंग द क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 हैज़ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे, देखो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। देखो जी, ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 था तो एलिमेंट्स इसके अंदर क्या हो गए, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। अगर हमारे पास कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू n, mn एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 ज़ा 12। तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 4 ज़ा 12 एलिमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। हमें 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस फाइंड आउट करनी है। 2 क्रॉस 3 दैट इज इन मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 6 एलिमेंट हो सकते हैं विद ईच एलिमेंट आइदर 0 1 और 2। अब ये जो 6 एलिमेंट हैं वो हमें किन में से अरेंज करने हैं, 0 1 या 2 में से कोई भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी, जैसे हम डाइस की प्रोबेबिलिटी में हमने
डिस्कस किया था, अगर हम एक डाइस उछाल रहे हैं तो एक डाइस के अंदर पॉसिबल केसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम डाइस एक बार उछाल रहे हैं तो उसके टोटल पॉसिबल केसेस 6 हो गए। लेकिन अगर हम 2 डाइस इकट्ठा उछाल रहे हैं तो उसके पॉसिबल केसेस आपके क्या हो जाते हैं? 6 स्क्वायर। ओके, मतलब जितनी हम डाइस लेंगे उतनी ही उसकी पावर हो जाएगी, और यहाँ पे उसके पॉसिबल केस हो गए। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन, इसमें भी हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। हमें अरेंज क्या करने हैं? 3 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल केस हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में। तो टोटल पॉसिबल केसेस यहाँ पे तीनों में से कोई भी आ सकता है, 3 हैं। और एक मैट्रिक्स में आपके कितने अरेंज जो हैं, ये कितने टाइप में करने हैं हमें? 6 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स डालने हैं? 6 एलिमेंट। तो अरेंजमेंट उनकी कितनी करनी है? 6। ओके, तो 3 पॉसिबल को कितने टाइप से अरेंज करना है? 6 टाइप से अरेंज करना है। तो टोटल पॉसिबल 2 क्रॉस 3 टाइप्स की कितनी मैट्रिसेस हो जाएंगी? 3 to the power 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a is equals to this then value of a to the power 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इंटीग्रल पावर वाले कंसेप्ट पे पहुँच चुके हैं। हमने डिस्कस किया कि अगर हम 2 मैट्रिसेस A क्रॉस B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही कब होती है? जब आपके जो, अगर A हमारी M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है, B हमारी N क्रॉस P P प्लस P इंटू Q टाइप की मैट्रिक्स है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल कब है? जब हमारा n इक्वल्स टू p हो जाए। दैट इज फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल हो जाएगी, इन दैट केस हमारा ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। कंडीशन n इक्वल टू p होनी चाहिए। अब अगर हम सेम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो हमारा ऑर्डर बिल्कुल सेम ही होगा, तो इक्वल होनी ही है। अब अगर हम बात करें तो a रेज़ टू पावर 12 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर जो हमने फाइंड किया इंटू a। सिमिलरली अगर हम a रेज़ टू पावर n को लिखना चाहें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a टू दी पावर n माइनस n इंटू a। अब इन सभी की पावर्स जो हैं वो हमें पीछे पता चल गई हैं। n-1 का मतलब है a को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? a टू द पावर n, मतलब जो प्रीवियस हम डाल रहे हैं उसकी वैल्यूज डालते चलेंगे। तो a टू द पावर n का इंटीग्रल पावर n का मतलब क्या है कि हम a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर ऑफ टाइम्स? n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? a टू द पावर 12 की फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट a टू दी पावर 12 मतलब हमें a को मल्टीप्लाई करना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स? 12 टाइम्स। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? a स्क्वायर से। a स्क्वायर हमारा क्या होगा? a इंटू a। यहाँ पे अगर a की वैल्यू आप चेक करें, a आपका क्या है? 0 2 0 0। इसको हम 0 2 0 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट की एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारा आ जाएगा a11 एलिमेंट। ठीक है, सेकंड रो के एलिमेंट्स की फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करेंगे, तो यहाँ ये हमारा मिल जाएगा a21। दैट इज जो हमारा जो नंबर ऑफ रो ले रहे हैं वो और जो नंबर ऑफ कॉलम ले रहे हैं। ठीक है, जिस रो और जिस कॉलम की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही एलिमेंट हमारा फाइंड आउट होगा। अगर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? a12 दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपका एलिमेंट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट रो 0 इंटू 0 वी गेट 0, 0 इंटू 2 वी गेट 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0। इस तरीके से हमें सभी एलिमेंट्स क्या मिल गए? 0, दैट इज़ 0 मैट्रिक्स। तो अगर हमें a स्क्वायर ही 0 मैट्रिक्स मिल गई है
अब इसके साथ हम चाहे जीरो मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, चाहे हम इसके साथ ए कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें। तो दैट मीन्स ए रेज टू पावर n ही हमारे पास यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। इन दिस केस हमसे पूछा गया A12, तो A12 भी हमारा क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स, 0 0, ऑल द एलिमेंट विल बी जीरो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर आस्क्ड, इफ A इज M क्रॉस N मैट्रिक्स B, आप मैट्रिक्स B इज P क्रॉस Q, देन ए बी एग्जिस्ट। अभी हमने डिस्कस किया ए बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, इनकी मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए, दैट इज n इक्वल्स टू p। तो हमारा b आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू p। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर आस्क्ड, इफ a B and C are square matrices, then find A B C ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स हमने जब ट्रांसपोज किया तो व्हाट इज ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या होता है, अगर ए हमारा कोई भी AIJ M क्रॉस N ऑर्डर की कोई भी ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज इसका क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करते हैं, उसके ईच रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, रोज को कॉलम बना देते हैं, कॉलम्स को रो बना देते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जो एलिमेंट्स की भी नंबर ऑफ रोज कॉलम से चेंज हो रहे हैं, तो AIJ एलिमेंट्स आपके किस टाइप के हो जाएंगे, AJI टाइप के हो जाएंगे। ऑल्सो जो ऑर्डर है M क्रॉस N, वो आपका क्या हो जाएगा, N क्रॉस M। ओके, तो अब उसमें हमने प्रॉपर्टी भी डिस्कस की, ए ट्रांसपोज अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ए ट्रांसपोज अगेन किसके इक्वल होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स से। अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो सॉल्व होके हमेशा आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसी वाली प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी ट्रांसपोज। और ऑल्सो हमने डिस्कस की थी एक प्रॉपर्टी की, जो आपका ट्रांसपोज होता है वो एसोसिएटिव होता है, दैट इज हम उसमें चाहे तो ए बी सी ओके इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, या फिर हम ए और बी सी का पेयर उठा लें, ये ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। दोनों की वैल्यू सेम होती है और वो हम चेक करेंगे कितनी आएगी। यहाँ पे ए बी सी ट्रांसपोज, पहले हम इसको इस टाइप में सॉल्व करते हैं, ए बी और सी ट्रांसपोज। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहाँ ये आपका एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा सी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज अगेन आपका खुल के क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स ए बी सी ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी क्या आ गई, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर हम जो आपका सेकेंड तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ए बी सी टाइप में इसका ट्रांसपोज की फॉर्म में अगर हम ए बी सी ट्रांसपोज सोल्व करें तो वो क्या आएगा, बी सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब बी सी ट्रांसपोज अगेन क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स दोनों का रिजल्ट ए बी सी ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए। रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। ओके, पीछे से चलते हैं हम, सी बी ए। ओके, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इट इज गिवन दैट ए ट्रांसपोज इज आई। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ड्यूरिंग द लेसन जो है वो डिस्कस नहीं कर किया था, ये आप हायर क्लासेस में डीपली डिस्कस करेंगे कि अगर हम मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं और वो आपकी सोल्व होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाती है, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स ए है वो हमारी क्या कहलाती है। अगर हमारी ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हमारी जो ए मैट्रिक्स ए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये आप एग्जांपल भी लेके चल सकते हैं, जैसे ए हमने ले लिया कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या आ जाएगा, कोस एक्स साइन एक्स
माइनस साइन एक्स कोस एक्स। तो अगर हम ए ट्रांसपोज निकालें तो देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। तो अगर हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स। नेक्स्ट आपकी सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस कोस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब आपने ये 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में रूल किया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों सॉल्व होके आपके 1 आ जाएंगे और ये देखो कैंसिल आउट हो गए हैं, ये दोनों आपके 0 हो गए। तो मैट्रिक्स रिड्यूस होके सॉल्व होके क्या आ गई 1 0 0 1, जिसमें आपके सभी डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होते हैं और अदर एलिमेंट 0 होते हैं। दैट मीन्स ये आपकी क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका ये जो है ये एग्जाम्पल है हम लेके चल रहे हैं, ये भी आपकी क्या सी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो 16 का आंसर आपका क्या आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। 17 कंडीशन ऑफ अ मैट्रिक्स बीइंग स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज का केस जब हमने किया था तो हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में पढ़ा। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें ए ट्रांसपोज, अगेन वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, देन द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए देन द स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने एक और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। स्क्यू सिमेट्रिक में जनरली आप देखोगे कोई किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप उसमें ऑब्जर्व करना, जिस भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज आपके 0 मिलेंगे। ये बेसिक कंडीशन होती है किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि उसके डायगोनल एलिमेंट 0 मिलेंगे। और वो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू कब होगी जब उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो यहाँ से कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक क्या आ जाएगी बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। नाउ आवर 18th क्वेश्चन इज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स। अभी हमने डिस्कस किया जब यहाँ ऑर्थोगोनल में यूनिट प्रूव किया तो सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, यूनिटी होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स आती है हमारे पास सबसे पहले कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएं तो मैट्रिक्स कैसी होती है डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर भी कंडीशन लग जाते हैं, अगर ये सभी हमारे इक्वल हो जाएं जैसे 3 3 3 हो जाए तो ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी बनती है स्केलर। अभी सभी 1 हो जाएंगे तो ये हो जाती है आपकी आइडेंटिटी। तो इस केस में जब हमारे पास यूनिट नहीं दिया गया केवल कहा गया इक्वल है तो उस केस में आपकी मैट्रिक्स क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स के क्या होते हैं इक्वल। So students, revise your chapter 3 on the basis of this concept and try to solve all other questions, practice more and more questions and revise for your TSC. Thank you. Have a nice day.